नमस्कार, जी हिंदुस्तान ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ई विमर्श के सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी। बहुत स्वागत है अश्विनी चौबे जी आपका ई विमर्श में। हाँ, नमस्कार जी सर, जिस तरीके से अब पूरे देश भर में लॉकडाउन 4 चरणों में लगाया गया और उसके बाद जब 5वां चरण आया तो इसे अनलॉक 1 का नाम दे दिया गया, यानी कि तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। धीरे धीरे हम हर चीज अब खोल रहे हैं और सारी चीजें अब नॉर्मल होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के पास है, भूमिका बढ़ गई है, तो वो स्वास्थ्य महकमे की कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाएगा। चूंकि कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सामने आते मरीज भी हम देख चुके हैं किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मिलते रहे हैं हर राज्य में। तो अब इससे निपटने के लिए, इससे पार पाने के लिए क्या तैयारी है, किस तरीके की रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व एवं उनके कुशल मार्गदर्शन में दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण निर्णय समय पर लिया गया। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस को नियंत्रण रखने में हमें बहुत मदद मिली है और पूरे देश को एकजुट किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश ने एक साथ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया जी। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ में अनेक कार्यक्रम, चाहे वो डॉक्टरों के लिए, चिकित्सा कर्मियों के लिए घंटी बजाने का हो या दीप जलाने का हो, ये कोरोना वॉरियर्स को भी मजबूत बनाना और देश को एकजुट करना, यह जो उनका दूरदृष्टि रहा, ये सचमुच में बहुत ही सफल रहा और विशेषज्ञों ने भी इस निर्णय को सराहा है। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि जान है तो जहान भी, तो जान भी है और जहान भी, दोनों को प्राथमिकता देते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है। और इस आलोक में हम ये कह सकते हैं कि जनता से भी यह लगातार प्रधानमंत्री जी अपील करते रहे हैं कि जन है तो जग है, तो जन से जग तक ले जाना है, जान है तो जहान है। तो निश्चित रूप में हम सब लोगों को कोरोना के इस वैश्विक महामारी में और भी सचेत रहने की जरूरत है जी। लेकिन देखिए, अब अगर मामले सामने आते चले जाएंगे, चूंकि अब हम 4 चरणों का लॉकडाउन समाप्त करके अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या कोई रणनीति बनाई गई है कि मामले अगर तेजी से बढ़ते हैं इस अनलॉक 1 के दौरान तो आप उससे निपट पाएं? किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य महकमे में? और साथ ही साथ ये कि क्या ये भी प्रस्ताव, ये भी सुझाव आपके पास आए हैं कि अगर इस दौरान कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता है, तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ रुख करेंगे? देखिए, हम तो अब लॉकडाउन 4 के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम, हम कह सकते हैं कि राज्यों से भी और राज्य सरकारों से, मुख्यमंत्री से अनेक बार वार्ता करके और फिर उनसे जो सलाह प्राप्त हुआ उसके आधार पर सारे काम हो रहे हैं। और राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं कि लॉकडाउन 4 में आपने देखा जो गृह मंत्रालय के निर्देश हुए और उस निर्देश के आधार पर हम सारे कार्य कर रहे हैं। और इसलिए उसमें जो भी प्रधानमंत्री जी, चाहे वो नीचे का फीडबैक, नीचे से गांव से लेकर शहरों का उनको जो मिल रहा है, उसके आधार पर वो उचित निर्णय ले रहे हैं और फिर राज्य सरकारें अपने ढंग से भी निर्णय लेकर के राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। फिर भी दुनिया में हम बेहतर कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं। आपकी जानकारी के लिए कि जब संख्या बढ़ती है तो लोगों को मन में लगता है कि निश्चित रूप से ये काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है या कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। और दूसरे देशों की तुलना में मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर इम्यून सिस्टम भी लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी काफी अच्छा है, जिसके कारण से लोग हम कह सकते हैं कि वो जल्दी ठीक होते हैं। 80% से भी ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से कहा जाए कि उसको पता भी नहीं चलता, हल्का फुल्का माइल्ड उनको कभी बुखार आ गया, नहीं तो नहीं भी। और 10-15% ही ऐसे मरीज हैं जिनको थोड़ा बहुत सर्दी, खांसी, बुखार या उसके सिम्टम्स है, यानी कि सिम्टोमेटिक जो है 80% से ज्यादा है। 10-15% वैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और 5% से भी नीचे ऐसे लोग हैं, लगभग 4%, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर या
उनको आईसीयू में जाने की जरूरत होती है, और बहुत कम लोग हैं, 0.48% ऐसे लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण हमने पूरी तरह से सचेत और जागरूक होकर के और सतर्कता से इस पर ध्यान दिया है, और पूरा मंत्रालय उस पर राज्यों से, राज्य सरकारों से हम लगातार संपर्क में हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों का, और उसमें एक ये भी था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब हमें काम करना है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में कितना सहयोग करता नजर आ रहा है, और आगे की राह आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों के सामने जब आए, वो उन्होंने बातें सामने रखी तो कहा कि अब ये वक्त है, इस वक्त में हम जिस तरीके से जूझ रहे हैं इसको अवसर में बदलना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो हर विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, किस तरीके से वो काम करेगा? आप किस दिशा में आके काम करेंगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो उन्होंने लॉकडाउन 4 के पहले जो उन्होंने ये बताया कि हमें भी, और जो पहले चरण में हम कह सकते हैं कि चीन के अंदर जब ये बातें उठी, और जनवरी में ये बात जब भारत में 1 जनवरी को जानकारी हुई, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया और हम सब लोगों को निर्देश और मार्गदर्शन किया, और हम लोग बिना कोई एक दिन का समय गवाए हम लोगों ने बैठकें शुरू की। फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दर्जनों बैठकें होती रही, और एक योग्य निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्यों को और देश भर के लोगों को हम देते रहे। तो निश्चित रूप में आत्मनिर्भर, आगे चल करके आत्मनिर्भर का जो बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो आप जानते हैं कि प्रारंभिक दौर में हमने 1,70,000 करोड़ का जो गरीबों के लिए, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, तो हमने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लॉकडाउन के साथ साथ हमने ये काम और उनके अकाउंट्स में हमने पहले भेजने का काम किया, चाहे दिव्यांग हो, विधवा हो, लाचार हो, और ऐसे जनधन योजना, ऐसे लोगों को 2-3 महीने का और अग्रिम राशि भेजी गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमने उनको भी हर प्रकार से कोई कष्ट न हो, ये भी हमने देखा, और लोगों से अपील भी होता रहा कि कोई भूखा ना रहे। और जनता ने भी बहुत, सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग, सब लोगों ने, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों ने, सभी प्रतिष्ठान के लोगों ने बहुत जम के मदद किया, और गांव के अंदर भी जो जिनके घर में चावल था उन्होंने अपने गरीब भाइयों को 1 रोटी और चावल उनको भी देने का काम किया। और ये सबसे बड़ी बात हुई, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा किया। अब जब हमारा अनलॉक की बात चल रही है और हम पूरी तरह से अब लॉकडाउन से हम निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का जो स्वदेशीपन है, जो स्वावलंबी भारत हमें बनाना है, महात्मा गांधी की जो सोच रही है, और उसी के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी नींव डाली है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। और यह जन जन में एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और 20 लाख करोड़ की जो ये योजना है, इसमें एमएसएमई हो, लघु उद्योग और इस प्रकार के मध्यम उद्योग, घरेलू उद्योग, सबको बल प्रदान हुआ है। इसमें सब प्रकार के लोगों को वित्तीय सहायता देने की बात हुई है, और हर प्रकार से देश को आर्थिक दृष्टिकोण से हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, हमने उसकी दीवार को मजबूत बनाने के लिए नींव भी प्रधानमंत्री जी ने वो बुनियादी रूप से मजबूत करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसमें स्वास्थ्य सेक्टर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और आपकी जानकारी के लिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाया, ये आयुष्मान भारत जो सचमुच में कहा जाए देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब प्रधानमंत्री जी ने यह आदेश दिया और उसके बाद हमारे विद्वान वित्त मंत्री जो उस समय श्री अरुण जेटली जी रहे थे, अब तो वो है नहीं, श्रद्धेय अरुण जी ने उस समय भी कहा था कि ये गेम चेंजर का काम करेगा। और सचमुच आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना आज देश भर में वो गेम चेंजर का काम कर रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का 20 महीने के इस कम समय में हमने इलाज किया। यहाँ तक कि आपको जानकारी होना चाहिए कि हमने उस इलाज के दौरान ऐसे लोगों को भी जो गरीब लोग थे, 75% 80% लोग गाँव के थे और जिनके बहुत ही उचित चिकित्सा की जरूरत थी, उसको भी हम लोगों ने चिकित्सा देने का काम किया। और निश्चित रूप में ये 12 करोड़ से भी ज्यादा
हमने कार्ड भी, आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड भी हमने बना करके 21,000 से भी ज्यादा, लगभग 22,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के लगभग सभी राज्य, 2-3 राज्यों को छोड़ दें, वो भी आगे आ रहे हैं, वो भी आगे भविष्य में जरूर मिलेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो आयुष्मान भारत का लाभ जनता को मिले। और सबसे बड़ी बात की, जो लोग अगर कोई कर्नाटक में है और कर्नाटक का आदमी बिहार में है तो उनको बिहार में भी उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यह काम बहुत ही उपयोगी। आयुष्मान भारत का प्रथम फेज 20 महीने में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का उपचार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज अश्विनी जी यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब कोरोना महामारी हिंदुस्तान में फैली उस वक्त आपने एक बयान दिया था धूप को लेकर के कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो काफी हद तक आप इस बीमारी को मात दे सकते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहेगा, इसमें आपको क्षमता मिलेगी। तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन वक्त के साथ ये सिद्ध हो गया कि विटामिन डी का आपके शरीर में होना, इस वक्त उस लेवल को मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उससे हमें चुनौतियों से लड़ने में सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कहा और पुरानी बात की भी याद आपने दिलाया है जी। मुझे मैं जानता हूं जिस समय भारत में ये थोड़ा प्रवेश किया था और भारत में बहुत प्राथमिक दौर पर हम गुजर रहे थे, तो मैंने निश्चित रूप से लोगों से, जब लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हैं अपने शरीर को मतलब स्वस्थ रखने के लिए, तो मैंने उस समय कहा था कि देखो, इम्यूनिटी शरीर के अंदर जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मैं प्रतिदिन, मैंने अपने बारे में भी कहा कि मैं प्रतिदिन योग व्यायाम ये लगातार प्रारंभ से करता रहा हूं। जो हम कह सकते हैं कि योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, श्वसन क्रिया आदि, इसको मजबूत बनाने के लिए यह भी एक अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और वहीं मैंने यह भी कहा था, क्योंकि मुझे वर्षों पूर्व विटामिन डी की कमी थी और मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया था उस समय कि आप धूप सेकिए, और मैंने धूप सेकने का काम किया तो विटामिन डी हमारे शरीर में काफी अच्छा है। और अभी हम विटामिन डी, हमने जांच कराया था पिछले दिनों, तो विटामिन डी हमारा जो होना चाहिए वो ठीक है। तो मैंने यह भी कहा था कि धूप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट अगर हो सके तो धूप को सेकिए, तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी होने से एक पूरी तरह से क्षमता बढ़ेगी और कहीं भी आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये बात मैंने कहा तो पता नहीं कुछ लोगों को रास नहीं आया। और उसी समय आपकी जानकारी के लिए कि शाम को ही ये खबर अमेरिका में भी पहुंच गया और वहां से उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने उसका कंट्राडिक्ट किया। ऐसे लोगों को उन्होंने उसको पूरी तरह से बेबुनियाद ठहराया जो लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई निश्चित रूप से 1918 में जब इन्फ्लुएंजा बुखार और बड़े पैमाने पर फैला था उस समय, और उस समय भी ओपन एयर में और हॉस्पिटल बने थे, सूर्य की रोशनी ले रहे थे ओपन एयर के अंदर, और अस्पतालों में और ओपन एयर में जो लोग इलाज कर रहे थे वो ज्यादा तक बच रहे थे ओपन एयर के अंदर, अस्पताल में उसकी मृत्यु ज्यादा हो रही थी। और ये करोड़ों लोग भारत में उस समय 25-30 करोड़ की संख्या रही होगी, लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग यहाँ मरे थे, आपको जानकारी होगा। आज तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया में लाखों लोग मृत्यु के शिकार हैं, हमें उसकी तकलीफ है, हमें दुख है। हमारे भारत के अंदर भी जो हमारे हजारों लोग, लगभग 5,000 से ज्यादा मृत्यु हुई है, ये हमारे लिए तकलीफ दे जरूर है, लेकिन फिर भी हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हुए आयुष के द्वारा, जो आयुर्वेद का हमारा पारंपरिक दवा है, हमने च्यवनप्राश हो या गर्म पानी पीना, तुलसी आदि का काढ़ा, ये जो बराबर हमने उसका भी आयुष मंत्रालय का भी संदेश हम और उनका भी एडवाइजरी जारी होते रहा, तो उसका भी सेवन करने से हमें बहुत लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, एक तरफ जहां चीन के वुहान शहर से ये महामारी फैली, चीन कटघरे में है, लेकिन सबसे बड़ी अगर संकट उस देश पे अब ये आन पड़ी है कि जितने भी, चाहे ब्रिटेन की कंपनी हो, अमेरिका की कंपनी हो या विभिन्न देशों की कंपनी हो, वहां से अपना कारोबार समेट करके दूसरे देशों की तरफ वो रुख कर रही हैं। और बात भारत की करें तो भारत में आशा भरी निगाहों से देख रही हैं, संभावना तलाश रही हैं। तो भारत के लिए ये कितना मौका जो है बेहतरीन साबित हो सकता है, इसके लिए क्या कुछ तैयारी? देखिए, जहां तक आपने सही कहा कि चीन के कई कंपनियों से नफरत भी हो गया है दुनिया भर के लोगों को, ब्रिटेन, अमेरिका या देश के कई देशों ने उनके
चीजों को ठुकराया है, क्योंकि वो चीज खरे नहीं उतरा है जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उतरना चाहिए। तो लोगों को उसके कारण से कई देश वालों ने इसका विरोध भी किया है, आपने इस बात को देखा है। और भारत सरकार ने अभी, हम लोगों ने, आपकी जानकारी के लिए, कि पहले दौर में तो हमारे पास पीपीज बनाने वाले लोग नहीं थे। हमें विदेशों से ही, चीन से ही हमने सहारा लिया था शुरुआत के दौर में कुछ दिनों के लिए, लेकिन हम लोगों ने अपने व्यवसाय उद्योग में जो लगे हुए थे, टेक्सटाइल मंत्रालय के सहयोग से हमने ऐसे पीपी किट्स बनाने वाले लोगों को उनका मनोबल ऊंचा किया, और वो आपने देखा कि डीआरडीओ और या सिट्रा से अप्रूव्ड होकर के आज पूरे 600 से भी ज्यादा पीपी किट्स हमारे देश में बनाने वाले तैयार हो गए। और पूरे हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत एक दूसरा देश होगा जो क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, हम दूसरे देशों में भी जब निर्यात करने की आवश्यकता होगी तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए निर्यात भी करने की स्थिति में है। आज लगभग 3.5 लाख पीपी किट्स इस देश में बन रहा है, जो हम लोगों को आपूर्ति हो रहा है, और हम राज्यों को लगातार भेज रहे हैं, राज्य सरकारों को पीपी किट्स भेज रहे हैं, आपको मास्क भेज रहे हैं, कुछ मास्क हम बाहर से भी मंगा रहे हैं। और आज हमारे ऐसे 8-10 लोग ऐसे मास्क तैयार कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पीपी किट्स हमने भेजा है, और मास्क भी हम लोगों ने 1 करोड़ के लगभग भेजा है। तो मास्क भी हमारे बनाने वाले ऐसे दर्जनों लोग अब तैयार हो गए हैं, और हर प्रकार से हम लोग उसका सहयोग ले रहे हैं। तो स्वदेशीपन का भाव, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें लोकल चीजों को, वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल के लिए हम स्थानीय स्वदेशीपन और स्वावलंबी बनकर के, आत्मनिर्भर बनकर के और आत्मविश्वास यह कायम करते हैं तो हम कुछ भी दुनिया में खड़ा कर सकते हैं, और वो भारत ने करके दिखाया। आपकी जो सरकार है बीजेपी की, एनडीए की, उसका दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ वो 1 साल पूरा कर चुका है। ऐसे में कई सारी चुनौतियां इस देश में आई हैं, जिसमें से एक चुनौती का सामना इस वक्त हम कर भी रहे हैं। लेकिन चाहे आर्टिकल 370 की हम बात करें, विभिन्न मुद्दों की बात करें, इससे सरकार ने पार पा लिया है। आपके मंत्रालय की भी अगर हम बात करें तो बीते 1 साल में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम कहेंगे कि आयुष्मान भारत, जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया। मैं प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन विदेश मंत्री जो हमारी सुषमा बहन जी थी, और उनके नेतृत्व में हम लोगों को विदेश जाने का मौका मिला था, और उन्होंने कहा कि तुवालू देश हम गए थे, एक छोटा सा देश फिजी के बगल में, और उस समय आयुष्मान भारत में शुरू भी नहीं हुआ था, केवल बजट भाषण में बातें आई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुष्मान भारत देश और दुनिया में जो सबसे हम कह सकते हैं कि बेहतरीन, और इसका इतना लोगों में विश्वास जागृत हुआ कि तुवालू के लोग, जो 12,000 का देश था, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी मुझसे कहे कि भाई हमें भी कुछ आयुष्मान भारत का टुकड़ा प्रधानमंत्री जी से मुझे भी दिलाइए। ये कितनी बड़ी बात है। और हमने उनके डॉक्टर के लिए, उन्होंने योग, उसी जून महीने में हम गए थे, उन्होंने कहा हमें योग शिक्षक भेजिए ताकि हम स्कूलों में और योग का यहाँ लोगों को सिखाने के लिए, और हमारे सामने उन्होंने ऐसे हर सप्ताह में 1 दिन योग के लिए, और विशेष रूप से उन्होंने स्कूलों में नोटिफिकेशन जारी किया। हमने योग शिक्षक भी दिया, चिकित्सक भी हमने सहयोग में किया है, और अब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ओर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वह काम भी करेंगे। साथ ही हमने नए मेडिकल कॉलेज भी बड़ी संख्या में, सरकारी मेडिकल कॉलेज लगभग 75 नए मेडिकल कॉलेज, जो ऐसे क्षेत्र जहां किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं था, ऐसे जिले के अंदर हमने अस्पतालों को अपग्रेड करके और 75 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति इस साल किया है। साथ साथ एम्स की भी संख्या हमने बढ़ाई है, जहां देश के अंदर 5-6 एम्स थे, आज बढ़कर के 22 एम्स देश के अंदर स्थापना हो चुका है, और उसके लिए काम शुरू हो गया है। आज 12-13 एम्स के अंदर काफी व्यापक पैमाने पर काम प्रगति में। बिहार में जहां पहला एम्स था, वहां दूसरा एम्स हमने दरभंगा में दे करके उस काम को भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और जल्दी वो कैबिनेट में भेज करके हम उसकी फैसला भी लेकर के और वहां हम उस काम को करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जहां एम्स की तैयारी हो रहे हैं, वही एमबीबीएस और पीजी की सीटों को भी हमने काफी बढ़ाया है। जो हमें डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर का अनुपात एमबीबीएस डॉक्टर का थोड़ा भारत में
WHO के अनुसार कम था। ये अगर आयुष की डॉक्टर को मिला दे, आयुष के डॉक्टर को, तो भारत में वो 1000 में ज्यादा है और हम 1100 के लगभग आयुष को मिला के हैं। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर की कमी को देखते हुए हमने MBBS और PG की काफी सीटें बढ़ाई है, उसमें कई प्रकार की छूट दिया है। हमने नेशनल मेडिकल कमीशन जो आज से शुरू हो रहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो MCI के स्थान पर, जहां MCI से कई प्रकार की त्रुटि, कई प्रकार का कष्ट लोगों को हो रहा था मेडिकल के क्षेत्र में, तो हमने उसको नेशनल मेडिकल कमीशन पास करके पार्लियामेंट में उसका गठन किया और बहुत कम समय में जो हम लोगों ने NMC को गठन करके, और आज उसका शुरुआत भी विधिवत होने जा रहा है, जैसा कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी का ये बात वहां आई है। तो निश्चित रूप से हमने हर प्रकार के कोविड के कालखंड में, तो मैंने बताया है कि कितनी चीजें की बात हुई है। इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम को तैयार करने के लिए काफी मेहनत हम लोगों ने किया है। 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने विश्व बैंक के माध्यम से लेकर के और हमें भेजा था, जिसमें हमने देश भर को पहले किस्त में 4100 करोड़ 4100 करोड़ रुपया भेजा। चूंकि ये जहां कोरोना काल है, वहां डॉक्टरों की कमी से जूझते हुए भी हम इतने अच्छी तरीके से इससे निपट रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा हमारा काम कर रहा है और किस तरीके से इसको दूर करेंगे, जिसका जवाब आपने दे दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी कुमार चौबे जी। नहीं, सही बात, धन्यवाद। हम लोगों ने कोरोना वैरियर्स को कोई आफत ना हो, कोई प्रकार का ना हो, उस पर कानून को भी हम लोगों ने परिवर्तन किया है और बहुत कड़ी कानून भी हम लोगों ने लाने का काम किया है। इसलिए कोरोना वैरियर्स को सब लोग सहयोग करें। हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे कोरोना वैरियर्स हैं, जो जूझ रहे हैं, कई डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी आज बीमार हो रहे हैं, कोरोना के शिकार हो रहे हैं महीनों से, बड़े बड़े डॉक्टर, तो मैं चाहूंगा कि आप, कई लोगों की जान भी चली गई है, हम उसके लिए श्रद्धांजलि भी और उनके प्रति हम पूरी तरह से नमन करते हैं। उस परिवार को हम बहुत शक्ति दे भगवान के। निश्चित रूप से इस दुख के घड़ी में उन लोगों ने जो सेवा किया है, सेवा परोधर्म की बात करते हुए हम जन सेवा, जनार्दन सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, उस बात को कभी ना भूलें। और देश आज विश्व के अंदर एक ऐसी शक्ति भारत की तैयार हो रही है, 21वीं सदी भारत का विश्व गुरु होकर के उभरेगा, इसमें भी कहीं दो मत है। हमें पूरा विश्वास है। उसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया की बात, स्टार्टअप इंडिया की बात, आज डिजिटल इंडिया, जिससे हम पूरे देश में कोविड के कालखंड में सेमिनार के बदले वेबिनार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज इन सबको बल प्रदान हुआ है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा स्वच्छता के बारे में, वो कोविड के अंदर हमें दिखाई पड़ा। तो स्वच्छ भारत बनाने का, स्वस्थ भारत बनाने का जो हमारा एक संकल्प है, इस संकल्प को हम जल्द ही पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।